जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टार्टिंग आपकी की थी पॉलिटी से। अब हम हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं और अभी क्लास 8 हिस्ट्री टॉपिक चल रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था वर्ष 1885 में। देखिए, भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस हुई थी वर्ष 1880 में, ठीक। और इस टाइम पर एल्बर्ट विधेयक ने इसे चाह को और गहरा कर दिया। एल्बर्ट विधेयक मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो वर्ष 1885 में आपकी 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी और ब्रिटिश संसद सदस्य रह चुके थे। तो संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबक जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त आदि थे, जिसमें से दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे और ये कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ही कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बात भी सही है कि A.U. ह्यूम और उनके विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। बात करते हैं 1890 के दशक की। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस की राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे और उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। और तिलक जी ने नारा भी दिया था कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्वराज की मांग सबसे पहले गरम पंथियों ने की थी, लाल बाल पाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो अंग्रेजों ने, अगर हम बात करें वर्ष 1905 की, तो 1905 में वायसराय था आपका कर्जन। बंगाल का विभाजन इसने किया था वायसराय कर्जन ने वर्ष 1905 में। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम बंगाल का विभाजन या बंटवारा करना जरूरी है, लेकिन यह रियल रीज़न नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में जो राष्ट्रवाद को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया था, बंगाल में जो राष्ट्रवाद था उसको रोकने के लिए और यहाँ के लोगों में फूट डालने के लिए ये प्रारंभ स्टार्ट किया था। अंग्रेजों ने तो ये दिया था कि प्रशासनिक सुविधा है, लेकिन ये राष्ट्रवाद को रोकने, फूट डालने के कारण इन्होंने ये किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1917 में घटित
रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो जो रूसी क्रांति आपकी हुई थी 1917 में, उससे अगर हम देखें तो उससे विचार, कौन सा विचार आप निकालकर संपूर्ण विश्व में फैलाने की कोशिश, मतलब फैलाए? तो यहाँ से आपका समाजवाद का विचार। 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिली। तो किसका? समाजवाद का विचार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बात हो रही है वर्ष 1919 की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो ब्रिटिश पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। तो पहला विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत सरकार के जो रक्षा में भारी इजाफा हुआ। अब भाई रक्षा क्षेत्र में भारी इजाफा होगा, इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैन्य खर्च में इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जो जरूरी सामान थे, जो जरूरी कीमतें थीं, उनमें उछाल आ गया। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ लोगों में तेजी देखने को मिला। तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवाद की अवधारणा में और तेजी हुई। किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार भारतीय राष्ट्रवादियों को भी प्रेरणा देने लगा और महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार ने सभी वर्गों के लिए कारगर साबित हुआ और ये भी, इसमें महिलाओं और बच्चों ने भी जमकर हिस्सा लिया। तो बात करें तो आपका तीनों का तीनों कथन सत्य है। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट आपका पारित कब हुआ था? वर्ष 1919 में। तो पहले देखते हैं, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो पूछा है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहले कुछ इसके बारे में जानकारी जानते हैं, फिर आपका ऑप्शंस पे आएंगे। वर्ष 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो ये कथन सत्य है। महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि सरकार लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है और रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय संघर्ष था। हाँ कि ये मोटे तौर पर ये शहरों तक ही सीमित रह गया था, लेकिन आपका ये कथन भी सत्य है। तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला कथन है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो खिलाफत का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा था, जबकि वर्ष 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो भारत में
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी समय आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर जनता गांधी जी को आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो 1920 के अंत में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को 1921 और 22 के दौरान गति मिली, जिसमें मुख्य मांग लोगों की क्या थी? स्वराज्य थी। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज्य थी। खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। इसमें हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दी, बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि वापस लौटा दी गई, विधानमंडल का बहिष्कार किया गया और जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। तो सरकारी संस्था का बहिष्कार किया जाना, उपाधि लौटा देना जाना, ये सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में जो सिखों के अकाली आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट जो महंत थे उनको हटाने के लिए चलाया गया था। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करें और बताएं कौन सा कथन इसमें सत्य है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1929 की बात हो रही है। 1928 में सुभाष चंद्र बोस जी थे, 1929 में उन्हें छोड़ दिया था। तो आपका वर्ष 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में नहीं, अध्यक्षता कौन थे? नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सत्य। एक सेकेंड, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी। तो दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं। 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी, इन्होंने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वर्ष 1928 में। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, 1924 दिया है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की इन्होंने हत्या की। तो 17 दिसंबर वर्ष 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ये कथन आपका सही है। वर्ष 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल परिषद में बम फेंका।
तो अपने राष्ट्रवादी साथी बटुकेश्वर दत्त, इनके एक साथी थे बटुकेश्वर दत्त, इनके साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल वर्ष 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और 23 मार्च, ये दिन याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते वर्ष 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय जो स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये कथन आपका सही है। अगला है, वर्ष 1937 में प्रांत विधायकों का चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनी। ये कथन भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी, कहाँ पर, वेस्ट में और ईस्ट में, ये 2 जगह पर मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ये सिर्फ स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे वर्ष 1940 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन इसमें से सत्य है। सुभाष चंद्र बोस वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो ये कथन, पहला कथन आपका सत्य है। सुभाष चंद्र बोस जी समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, यह एक राष्ट्रवादी नेता थे। अहिंसा की गांधीवादी आदर्श में उनका विश्वास नहीं था। 1941 में वह भारत छोड़कर वह चले गए कहाँ? जर्मनी के रास्ते सिंगापुर चले गए। कहाँ चले गए? सिंगापुर। ठीक है, जर्मनी के रास्ते चले गए सिंगापुर। वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने नेतृत्व किया और आज़ाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा की ओर वर्ष 1944 में इम्फाल और कोहिमा की ओर उन्होंने भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो कथन आपके दोनों सही हैं। बाकी उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो बर्बरता द्वारा, मतलब भारतीय इतिहास में दर्ज एक बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये एक बहुत ही दुर्घटना दिवस था जो मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लिया था। कब? कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद। बात करें अगर दिन की, तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाने का आह्वान किया। इस दिन कोलकाता में
कोलकाता में उन्होंने दंगे भड़क उठे और कई दिनों तक ये दंगे चलते रहे, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये हिंसा फैलती रही। कब तक? मार्च 1947 तक। कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद इन्हें ये डर लग गया मुस्लिम लीग को कि अब इन्हें अपना राज्य नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इन्होंने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब दंगे किए, हिंदुओं को मारा, ये सारे थे। तो आप पढ़ सकते हैं बाकी इसके बारे में और इतिहास में। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और थोड़ा बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। मॉन्टेस्क्यू, पहला कथन है, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। तो विश्व इतिहास के खंड में विचारों का महत्व और वैश्विक राजनीति में देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। तो स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी, ये कथन आपका सही है। बाकी इस पुस्तक की रचना के अंदर उन्होंने 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो सत्ता का विभाजन है उसकी बात भी इन्होंने लिखी थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद किया और वह इसी मॉडल की सरकार बनी। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। फ्रांस का नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, इसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो अगर हम बात करें नेशनल असेंबली की, तो वर्ष 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ये बात आपका सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक, इसमें हमसे पूछा है कौन सा सही है। तो 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार दे दिया, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये कथन भी आपका सही है। और सभी नागरिकों का मतदान का अधिकार इसमें नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले, केवल इसमें लिखा है 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक, नहीं, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर आप कर चुकाते हैं तो आप शेष पुरुष और महिलाओं को, मतलब शेष पुरुष में आप आएंगे और आपको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो शेष पुरुषों को, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार फ्रांस की नेशनल असेंबली में नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सही है। तो फ्रांस के राष्ट्रगान, क्लास 9th में हम आ चुके हैं, क्लास 9th का चैप्टर 1, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने
पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जैसे बड़ी क्रांतियों में कवियों और साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही है। फ्रांस का राष्ट्रगान पहली बार मोर्सिले ने स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए यह गाया था, इसीलिए गाने का नाम मार्सिले हो गया और रॉजेट दी लाइन द्वारा इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? रॉजेट दी लाइन के द्वारा। क्लियर? ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सत्य है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये कथन आपका सही है। इसमें वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। दूसरा है कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्गम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। तो कुछ समाजवादी कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्गम के विचार में दिलचस्पी रखते थे। रॉबर्ट ओवेल, ली ब्लैक आदि इनमें से प्रमुख थे। और कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्यों द्वारा किए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। तो ये कथन भी आपका सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनका विचार था कि जो औद्योगिक समाज होता है वह आपका पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। उसका मानना था कि मजदूरों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण एवं स्वामित्व रहेगा। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे आज के समय में बहुत देश की जो सरकारें हैं या पार्टियां हैं वह भी आपकी प्रभावित हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी। आगे बात करें खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार, यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। रूस में मजदूरों ने काम के घंटे को घटाकर 8 घंटा किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति की सुधार की मांग कर रहे थे और इन्होंने इसी को देखते हुए हड़ताल पे चले गए थे। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में कम से कम 100 से ज़्यादा मजदूर आपके मारे गए। 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 मजदूर घायल हो गए। इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और ये आपका वर्ष 1917 नहीं, वर्ष 1905 की क्रांति की शुरुआत में हुआ था। कब? 1905। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन आपका सही है। क्लियर? आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी?
तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो जर्मनी में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापी जाने लगी। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो जर्मनी की मुद्रा थी, जर्मनी की मुद्रा क्या है? मार्क। इसका जो मूल्य है वह आपका क्या होने लगा? गिरने लगा तेजी से। जर्मनी अति मुद्रास्फीति के संकट से जूझने लगी। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डावोस योजना लाई। कौन सी योजना? डावोस योजना। ठीक है, क्लियर? आपको ये चीज़ें सारी समझ आई? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको इस टाइप के वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। आपके लिए और भी क्लासेस की प्लानिंग चल रही हैं और भी बहुत सारे क्लासेस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर उस पर काम करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।